हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन है। ऐसे ही ये किसी भी स्टेट में अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ मैं हिस्ट्री की भी क्लासेस लेके आती हूँ। जो किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इसका एक प्रैक्टिस सेशन मैंने ऑलरेडी डाल रखा 100 क्वेश्चन का। आज भी मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का। देखो, पहला क्वेश्चन है राजनीतिक विकास से अभिप्राय। ऑप्शन है संपूर्ण राज्य का विकास, लोगों की चेतना का विकास, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास। ऑप्शन डी है राजनीतिक भद्र जन का विकास। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है राजनीतिक शास्त्र का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित है। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण है किस पे केंद्रित है? ऑप्शन ए है राज्य और सरकार के अध्ययन पे, ऑप्शन बी है राजनीतिक इतिहास के अध्ययन पे, ऑप्शन सी है राजनीतिक प्रक्रिया एवं सांस्कृतिक अध्ययन पर, ऑप्शन डी है राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर। तो ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा राज्य और सरकार के अध्ययन पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है समकालीन राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप का अध्ययन किस पर केंद्रित है? जैसे समकालीन बोले या आधुनिक बोले, बात एक ही है। तो ऑप्शन ए है राजनीतिक संगठन पे, ऑप्शन बी है राजनीतिक प्रक्रिया पे, ऑप्शन सी है राजनीतिक संगठन प्रक्रिया एवं राजनीतिक व्यवहार, और डी है राजनीतिक संगठन तथा कानूनी प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक संगठन प्रक्रिया एवं राजनीतिक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठनात्मक संकट और जटिल परिवर्तन के सिद्धांतों का संबंध है। तो इसका किससे संबंध है? ऑप्शन ए है राजनीतिक समाजीकरण से, ऑप्शन बी राजनीतिक आधुनिकीकरण से, ऑप्शन सी है राजनीतिक विकास से, ऑप्शन डी है राजनीतिक संस्कृति से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक आधुनिकीकरण से। अगला है समकालीन युग में प्रभुसत्ता की प्रकृति है। जो समकालीन युग है यानी आधुनिक युग जो है उसमें प्रभुसत्ता किस तरह की है? निर्वाध है, सापेक्ष है, कानूनी है या औपचारिक है? तो सापेक्ष, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से मैकाइवर के बहुलवादी प्रभुता के विषय में कौन सा एक ठीक है? ऑप्शन एक है राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं, ऑप्शन बी है राज्य कानून के अधीन नहीं बल्कि कानून से श्रेष्ठ है, ऑप्शन सी है राज्य प्रभुता का एकमात्र अधिकारी है, ऑप्शन डी है राज्य अन्य संगठनों की तरह मात्र एक संगठन है। ठीक है, तो ये बहुलवादी का क्या विचार था कि ये भी अन्य संगठनों की तरह ही एक संगठन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक प्रभुता की सही प्रकृति का प्रतिपादन करता है? तो ऑप्शन है आपका प्रभुता जिसके पास अज्ञान मनवाने का कानूनी अधिकार है, ऑप्शन बी है प्रभुसत्ता जिसकी संपूर्ण शक्ति लोगों में निहित है, ऑप्शन सी है प्रभुता जिसका वास्तविक रूप से आदेश लोगों द्वारा माना जाता है, ऑप्शन डी है प्रभुसत्ता जो असीम और संपूर्ण हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभुसत्ता जिसका वास्तविक रूप से आदेश लोगों द्वारा माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक है। तो मार्क्सवादी को मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा करती हूँ तो आपको क्लियर दिखिएगा। हाँ, मार्क्सवादी क्या दैवीय संस्था? बिल्कुल नहीं। राज्य प्राकृतिक संस्था? नहीं। मानव निर्मित संस्था है क्रांति का परिणाम? तो ये मानव निर्मित संस्था मानते हैं, ये शोषण का यंत्र मानते हैं, मानव द्वारा बनाया गया ये शोषण का यंत्र है। अगला है राज्य के उद्भव के संबंध में हॉब्स लॉ रूसो में क्या सामान्य है? मतलब क्या सामान्य है? देखो, ऑप्शन ए है राज्य व्यक्तियों द्वारा समझौते की देन है। ठीक है। मानव स्वभाव एवं प्राकृतिक अवस्था, समझौते की प्रकृति एवं शर्तें, लोगों का शासन के प्रति दायित्व। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य जो है ना व्यक्ति समझौते के द्वारा बना है। राज्य जो है ना व्यक्तियों के द्वारा किए गए समझौते के द्वारा, इन्हें समझौतावादी विचारक बोलते हैं, हॉब्स लॉ रूसो। और यही पूछे आधुनिक काल में समझौतावादी विचारक कौन कहलाएंगे? तो रॉल्स कहलाएंगे। ठीक है, याद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का श्रेय कम है,
ऑप्शन बी है समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र व्यापक है। राज्य एवं समाज की गतिविधियों का क्षेत्र समरूप है। अगला राज्य तथा समाज गतिविधि तुलना में नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए, समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र कम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक राष्ट्रीय राज्य प्रणाली के उत्थान की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके बाद हुई है? तो आधुनिक ये क्या होता है, वेस्टफेलिया युद्ध के बाद हुई है। इसको ना 30 ईयर वार भी बोलते, 30 वर्षीय युद्ध भी बोलते, वेस्टफेलिया, याद रखना। अगला है राज्य के उद्भव के देवीय सिद्धांत से अभिप्राय है। तो राज्य के उद्भव का जो देवीय सिद्धांत है उससे क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है आपको डिवाइन नाम के एक संत ने राज्य का निर्माण किया था। ऑप्शन बी है पोप द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। सी है ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। डी है बहुसंख्यक मतदान द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। तो इसमें हो जाएगा ये ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया। जो राज्य की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है वो क्या बोलते हैं, ईश्वर ने राज्य को का निर्माण किया है। अगला है संपत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत का अभिप्राय है। पहला है राज्य के उद्भव के बाद राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकारों में से संपत्ति पहला अधिकार था। बी है राज्य के उद्भव से संपूर्ण संपत्ति का अधिकार विद्यमान है। ये है सी है संपत्ति का अधिकार स्वीकृत किया गया है क्योंकि यह नागरिक के लिए स्वाभाविक माना गया है। डी है परमात्मा द्वारा संपत्ति का अधिकार स्वीकार किया गया है। तो इसका हो जाएगा राज्य के उद्भव से पूर्व संपत्ति का अधिकार विद्यमान था। अगला है टी.एच. ग्रीन के राज्य की अवधारणा कैसी थी? तो टी.एच. ग्रीन के राज्य के राज्य एक लक्ष्य के लिए साधन है। राज्य एक लक्ष्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला 50, फ्रांस की उद्घोषणा मानव अधिकार 1789 आधारित था। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत पर, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत पर। आगे है ऑप्शन, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पे, अधिकारों के कल्याणकारी सिद्धांत पे। तो अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पे था ये आपका फ्रांस की उद्घोषणा मानव अधिकार जो है कब आया? 1789 अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पे थे। अगला है 16वां क्वेश्चन, अति व्यक्तिवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? अति व्यक्तिवाद, ठीक है। तो अति व्यक्तिवाद किससे? ऑप्शन ए मार्क्सवाद, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। इसका हो जाएगा देखो उदारवाद नहीं, अराजकतावाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अधिकारों का आदर्श सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। आदर्शवादी है किस पे बल देते हैं? नैतिक विकास पे। अगला है न्याय का निवारण सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्याय का जो निवारण सिद्धांत है वे आपके कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देना ताकि जुर्म को रोका जा सके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? प्रतिक्रिया, आपको न्याय पढ़ना है, दंड के भी टाइप आपको पढ़ने हैं। तो ये है प्रतिशोध के सिद्धांत पर। जो प्रतिकारी न्याय सिद्धांत किस पे है? प्रतिशोध के सिद्धांत पे। अगला सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है। तो सकारात्मक उदारवाद में क्या बताया गया है? तो व्यक्ति तथा समाज दोनों को समान रूप से महत्व दिया गया है। इसमें व्यक्ति और समाज दोनों को समान महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगला 21वां है फेबियनिज्म ने मार्क्सवाद से ग्रहण किया। तो फेबियनिज्म ने जो है वो मार्क्सवाद से क्या ग्रहण किया था? तो उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार उन्होंने ग्रहण किया था। अगला है निम्नलिखित में राज्य के उद्भव के लिए कौन सा उदारवादी सिद्धांत है? तो राज्य के उद्भव के लिए कौन सा उदारवादी सिद्धांत है? पहला है शक्ति का सिद्धांत, विकासवादी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ऑप्शन डी है मार्क्सवादी सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत से अभिप्राय है। तो संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत से क्या अभिप्राय है?
तो इसका हो जाएगा, देखो पहला ऑप्शन है सभी व्यक्तियों में संपत्ति समानता के आधार पर विभाजित की जानी चाहिए। बी में बोला गया व्यक्ति को जितनी भी संपत्ति वह चाहे अर्जित करने की छूट होनी चाहिए। किसमें दिया गया? संपत्ति के व्यक्तिवादी। तो यही हो जाएगा आंसर, व्यक्ति को जितनी भी संपत्ति वह चाहे उसको अर्जित करने की छूट होनी चाहिए। ये था आपका व्यक्तिवादी सिद्धांत, या बोल सकते हो शास्त्रीय उदारवाद का सिद्धांत। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है 24 में क्या बोला गया? न्याय से अभिप्राय है कि, तो न्याय से क्या अभिप्राय है? तो न्याय से अभिप्राय उचितता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। उचितता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। अगला है फेबियन समाजवाद के अनुसार संपत्ति का विभाजन होना चाहिए। तो फेबियन समाजवाद के अनुसार संपत्ति का विभाजन सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सब में होना चाहिए। सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सब में होना चाहिए। अगला सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय है अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों, न्यायपूर्ण प्रतिबंध होना, अन्यायपूर्ण प्रतिबंध का ना होना। न्यायपूर्ण प्रतिबंध हो सकते हैं, सभी प्रकार के प्रतिबंधों का ना होना बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्रीय मुक्ति नहीं, तो अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का ना होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला कुलीन तंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें, तो कुलीन तंत्र की शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें भद्र पुरुष वर्ग का बोलबाला हो। इसी को एलिट वर्ग बोलते हैं, अभिजनवादी बोलते हैं, कुलीन तंत्र बोलते हैं। ठीक है। अगला है सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहा जाता है। तो सर्वसत्तात्मक राज्य किसे कहेंगे हम? तो राज्य की अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29। मार्क्सवाद में राज्य का विलीनीकरण संकेतिक करता है। तो मार्क्सवाद में जो राज्य का विलीनीकरण किसकी ओर संकेत करता है? तो वो करता है कालांतर में राज्य स्वयं में समाप्त हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम पे आने पे राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30। प्रजातंत्र के अभिजनवाद सिद्धांत के प्रवक्ता निम्नलिखित में से एक को सच्चाई मानते हैं। तो किसको वो सच्चाई मानते हैं? तो प्राकृतिक असमानता की स्वीकृति। ऑप्शन सी। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विश्वस्त करती है। तो क्या करती है इसमें? तो ये हो जाता है अल्पसंख्यकों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लैंड में पुरुषों के समान स्त्रियों को मतदान का अधिकार कब मिला? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब सिर्फ यही नहीं है, हर जगह कहाँ कहाँ कब स्त्रियों को पहली बार मतदान कैसे मिला है उसको आप एक जगह लिख के उसका नोट्स बना लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इंडिया में जब से हमारे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हुआ तो हमारे यहाँ सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, यानी स्त्री पुरुष 18 साल से जितने भी बड़े सबको मिला था। फिर बाद में 21 साल किया गया, फिर 18 साल किया गया था। तो ये ध्यान रखना। तो ये हुआ था 1928 में। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास में समानता, सामर्थ्य तथा विशिष्टीकरण दृष्टिकोण को अपनी किस पुस्तक में चर्चित किया था? तो ये राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक विकास, ये इनका फेमस बुक है, याद रखना। अगला मॉस्ट्रिच संधि के रूपांतरित कर दिया। तो मॉस्ट्रिच संधि जो है वो किसको रूपांतरित किया? तो यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है जेनेवा में भारत ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया। क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय। तो मार्क्स के अनुसार जो वर्गहीन समाज से क्या अभिप्राय है? एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो। ऑप्शन नंबर सी। अगला रूसो की सामान्य इच्छा से अभिप्राय। तो रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसका क्या अभिप्राय है? तो रूसो की सामान्य इच्छा लोगों का सामूहिक कल्याण, किसी एक का ना हो, सारे सामूहिक कल्याण। टी.एच. ग्रीन और हीगल निम्नलिखित में से किस पर समरूप विचार रखते हैं? टी.एच. ग्रीन और हीगल किस पे समरूप, मतलब एक समान विचार रखते हैं? तो वो राज्य सभी संस्थाओं में से सर्वोच्च संस्था है, राज्य को सर्वोच्च स्थान देते हैं। कौन? ग्रीन और हीगल आदर्शवादी विचारक हैं ये। तो राज्य को साध्य मानेंगे, व्यक्ति को साधन मानेंगे।
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो राजनीतिक शक्ति की विज्ञान है सुमेलित पूछा जा रहा है, ठीक है। राजशक्ति के लिए संघर्ष, ये तो जैसमिल का हूँ। राजनीतिक प्रभाव नहीं, राजनीतिक ये लॉसवेल का है, तो इसका 30 क्या है, 39 हमारा है ना, 39 का हो जाएगा ये। राजनीतिक प्रभाव प्रभावशाली, ऑप्शन सी। बहुमत का आतंक का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो ये किए थे आपका J.S. मिल। सामुदायिक दबाव गुटों का मुख्य कार्य क्या है? तो 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, मांगों की सूचीकरण, मांगों की सूचीकरण। प्लेटो न्याय के अनुसार, तो प्लेटो का जो न्याय है वो क्या है? तो प्लेटो का जो न्याय है आपका निरपेक्ष अवधारणा है, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, तो इसका बी या सी दोनों में से कोई हो सकता था, निरपेक्ष अवधारणा, ठीक है। अगला चलते हैं, सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक पतन के लक्षण है। तो हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक पतन का जो है जटिलता और सुसंगतता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, जटिलता और सुसंगतता। अगला, न्याय सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से भिन्नता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो जो भिन्नता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वो जॉन रॉल्स के सिद्धांत, ठीक है। नैतिकता का ज्ञान है सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? तो नैतिकता का ज्ञान ये किए हैं सुकरात, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 45 का सी है। बंदूक की नली शक्ति का स्रोत है, ये माओ सेतुंग का काफी फेमस कोटेशन है। राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोग ठीक है? तो देखो, कानून का लॉ, कानून ठीक है, सर्वहारा क्या ठीक है, ये पूछा जा रहा है ना आपसे। तो 47 का यही सही है, ये कई बार आता। कुलीन तंत्र का जो लॉ नियम दिए रॉबर्ट मिचेल्स दिए हैं, सर्वहारा नहीं, ये सब ठीक है, ऑप्शन अगला है 48। भारत की पूर्वीय अवलोकन नीति का लक्ष्य है। तो पूर्व की ओर देखो का जो नीति है उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 49। वेलवेट डाइवर्स से अभिप्राय है। तो वेलवेट डाइवर्स से अभिप्राय है सोवियत संघ का विघटन। शांति के बदले जमीन योजना, ठीक है, शांति के बदले जमीन योजना, ये पश्चिम एशियाई शांति प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बहुत बढ़ गया है। तो वर्तमान में जो है नौकरशाही का महत्व बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? प्रजातंत्र के उद्भव के कारण, कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण, पुलिस राज्य के उद्भव के कारण। तो आप इसको एलिमिनेट करके आसानी से ला सकते थे। कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण ही हमारा जो नौकरशाही उसका महत्व काफी बढ़ गया है। अगला है, नौकरशाही क्या है? एक प्राचीन संस्था, एक आधुनिक है। तो ये एक जो है नौकरशाही जो है एक प्राचीन संस्था, जो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ भी नौकरशाही यानी अलग अलग विभाग के वो दिए जाते थे। तो नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है। अगला है, भारत में मायावती बहुजन समाज पार्टी संदर्भ में जो मेघावती सुकर्णो संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला, बेसेनारा प्रबंध निम्नलिखित किससे निर्यात नियंत्रण से संबंधित है? तो ये प्रक्षेपास्त्र तकनीक, ऑप्शन सी। वेस्निया हर्जगोविनिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कार्य मुख्य रूप से, तो 55 का है, शांति स्थापित करना, ऑप्शन बी। अगला, राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय है। तो राजनीतिक बहुलवाद का क्या अभिप्राय है? तो राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय समुदायों की स्वायत्तता, ऑप्शन सी, 56 का सी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारिक संगठन विकसित एवं विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व देता है? तो आसियान का खुला व्यापार संघ, ऑप्शन नंबर बी है ना, 57 का आपका ऑप्शन नंबर बी है। आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि 1963 भारत ने हस्ताक्षर किया, क्यों किया था? पार्शियल ट्रीटी को क्यों हस्ताक्षर किया था? तो ये किया था, यह आणविक प्रसार के उद्देश्य की पूर्ति करता है, इसीलिए किया था।
अफ्रीकी और एशिया देशों में प्रचलित संघात, और ये सब मैंने करा रखा है मेरे चैनल पे, आपको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करके एक सीरीज वो बना होगा, प्लेलिस्ट बना क्रैश कोर्स करके, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो इससे जितनी भी उपागम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो भी करा रखा है, जितनी भी ट्रीटी हो रखी है वो करा रखा है, तो आप देख सकते हो। अगला 59, अफ्रीका एवं एशिया में प्रचलित संघात्मक प्रणाली की लाक्षणिकता है। तो क्या है लाक्षणिकता? तो ये है आपका वास्तविक संघ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 60, मेडिसन सेंस बॉर्डर्स एक है। तो मेडिसन सेंस बॉर्डर्स क्या है? एक दबाव गुट है। अगला, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा पदाधिकारी सेक्रेटरी जनरल हवाई हादसे में मारे गए थे? देखो जो जनरल है यूएन के, वो आपको क्रम में काफ़ी यूजीसी नेट में काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन आजकल बन चुका है, तो हो सकता है 2-3 बार इसको क्रम में सजाने को दे दिया, अब ये सब फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैग हैमर्सकोल्ड। अगला है, लॉर्ड लिटन के काल में जो देसी भाषा में प्रेस अधिनियम पारित किया गया उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था देसी भाषा प्रेस पर अंकुश लगाना, ऑप्शन ए। अगला, जलियांवाला बाग के नरसंहार की भूमिका स्वरूप तुरंत हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था उसके तुरंत रॉलेट एक्ट हुआ था, ऑप्शन डी। 63 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, शुरू में एओ ह्यूम का कांग्रेस बनाने का क्या लक्ष्य था? जो एओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस को बनाया था उनका स्टार्टिंग में लक्ष्य क्या था? तो एक राजनीतिक संगठन, ऑप्शन ए। बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से किस एक पर विश्वास नहीं रखते हैं? तो देखो, पौराणिक प्रतीकों, हाथी के मुख वाले गणेश की पूजा, शिव के नायकत्व, भारत के राजनीतिक दिवालियापन में। तो आप इसको 4 ऑप्शन में से आराम से इसको कर सकते थे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में पहली बार प्रतिनिधिक संस्था शुरू हुई थी। तो पहली बार जो प्रतिनिधिक संस्था शुरू हुई थी कब हुई थी? तो भारतीय काउंसिल एक्ट 1861। 66 का है ऑप्शन नंबर सी। प्रांतीय विधानसभाओं में सुरक्षित स्थान हरिजनों के लिए पूना समझौता हुआ था। तो ये जो पूना समझौता हुआ था सुरक्षित स्थानों की संख्या को बढ़ाना, ऑप्शन सी। गांव का गणतंत्र गांधी जी ने कल्पित किया था। तो गांव का गणतंत्र जो गांधी जी ने कल्पित किया था, एक स्वतंत्र इकाई, ऑप्शन डी। 68 हो गया। अब हम चलते हैं 69। भारत के महात्मा गांधी ने समाजवादी धारणा अधिकतम निकट है। तो महात्मा गांधी का जो सामाजिक अवधारणा है वो किससे सबसे अधिक निकट है? तो फेवियन समाजवाद से। अगला, निम्नलिखित में से माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने किया था, ऑप्शन बी। भारत में प्रशासनिक कानून को कानूनी ढांचे से अलग शाखा के रूप में मान्यता मिली है। तो कब उसे अलग मान्यता मिली है? 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो किए जा सकते हैं तो संसद के विधेयक द्वारा, ऑप्शन सी। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। तो भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको विस्तार से बताया गया है संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन आपका ये। भारत में चुनाव आयोग, तो भारत में जो चुनाव आयोग है वो आपका ये आंशिक न्यायिक और अनिवार्यता कार्यकारी संगठन है, ऑप्शन सी। भारत में राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में अच्छी मान्यता मिल सकती है यदि वह विश्वास करता है। तो ये एक प्रांत में 4% वैध मत, ऑप्शन डी। भारत में लोकसभा राज्यसभा के विरोधी नेता को सरकारी मान्यता दी जाती है क्योंकि, तो क्यों मान्यता दी जाती है? क्योंकि कानूनी उपबंध है। अगला संवैधानिक नहीं है, कानूनी उपबंध है। भारत में पंचायत राज संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है। भारत में जो पंचायत राज की कल्पनाओं का क्या है?
तो ये है उद्देश्य, साधन और मान्यता। और पंचायत को और नगर पालिका को मैंने अच्छे से डिटेल में कवर कराया है मेरे चैनल पे। आपको मैं कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मतलब उसमें सारा फैक्ट बेस है, वन लाइनर फॉर्म में है, जो भी एग्जाम में आ चुके हैं उस तरीके से दिया गया है। काफ़ी कम टाइम में आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा वो चीज़। 78 है, एबी डाइसी ने कानून के शासन का सिद्धांत अपने निम्नलिखित में से किस बुक में किया था? तो कानून के शासन का जो एबी डाइसी है विधि के शासन से संबंधित है, तो संविधान के कानून के अध्ययन की भूमिका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है 79, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस में निर्णय दिया कि मूलभूत अधिकार संशोधनीय है परंतु संविधान का मूल ढांचा संशोधित नहीं किया जाएगा? इस तरीके का जो वाद है ये केशवानंद भारती में किया गया है। अगला, भारत में कानूनी प्रभु कौन है? तो भारत में जो कानूनी प्रभु है राष्ट्रपति और संसद है, ऑप्शन बी। कल्याणकारी राज्य के उत्थान के साथ निम्नलिखित में से एक पर अधिक बल दिया जाने लगा, तो ये एक पे किस पे? तो ये है समाज के हितों में निजी संपत्ति का नियमन, ऑप्शन बी। अगला है, भारत में न्यायिक पुनर्विचार आधारित है, तो भारत में जो न्यायिक पुनर्विचार किस पे आधारित है? तो वो आधारित है आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में भारत आया उसके सदस्य हैं, तो 1946 में जो भारत आए थे उसमें किनका किनका नाम है? तो उनका नाम है पैथक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है, तो संघीय प्रणाली में क्या है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। केंद्र और राज्य के परस्पर झगड़े को निपटाने के लिए आपका एक एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है, यही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85 है, भारत में प्रेस को आज़ादी प्रदान की गई है, ऑप्शन ए है संविधान में एक विशेष रूप से, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, सी है संसद के कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध है, और डी है प्रशासकीय आदेशों के अंतर्गत उपलब्ध है। तो इसका हो जाएगा बी, विचारों की जो अभिव्यक्ति हमारा दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में उसी के तहत आपको प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है 86, यदि सरकार निरंतर रूप से लोकमत का निषेध करती है तो ऑप्शन ए, लोग सरकार के प्रति उदासीन हो जाते हैं, ऑप्शन बी है लोग सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेंगे, ऑप्शन सी है लोकमत की धारणा समाप्त हो जाएगी, ऑप्शन डी है इसमें एक देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। तो 86 में हमारा यही है, इस ऑप्शन नंबर डी, इसमें देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 87 है, आज टोटल हम 100 क्वेश्चन करेंगे। देखो, प्रेस लोकमत का बहुत प्रभावशाली साधन बन गया है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? 87 का हो जाएगा आपको, यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है इसी के कारण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, स्थानीय सरकार नाम की संस्था होती है, तो स्थानीय जो सरकार है वो नाम की संस्था होती है केवल प्रजातांत्रिक देशों में, ठीक है, जहाँ प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक है वहीं पे आपका ये स्थानीय सरकार होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रह चुके? आपको ध्यान रखना है, यहाँ नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, तो आपको पता है ये राधा कृष्णन तो थे, ठीक है, ये नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद पहले उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है 90 क्वेश्चन, भारत में बजट में कर प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस में निहित है? पहला है विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, कर विधेयक या लेखा जोखा का मतदान विधेयक, तो इसका हो जाएगा ये वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 91, भारत में कानून के प्रशासन में निम्नलिखित में से किसके अपवाद हैं? तो कानून के जो प्रशासन किसके अपवाद है? वो भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपाल को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है। तो ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का आत्मा माना जाता है। अगर यही आपसे पूछा जाता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान किस पार्ट को उसका आत्मा मानते थे, तो उसमें आपको आर्टिकल 32 देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे तो प्रस्तावना हो जाएगा, अगर पर्टिकुलर नाम लेके पूछे तो आपको वो बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं। 93 क्या बोलता है, भारत में संसद में एक समिति प्रणाली शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1993। इसको किसके अनुमोदन पे किया गया था, तो ये किया गया था आपको संसद के विनियमन समिति के अनुमोदन पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे है, राज्य के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सी संयोजकता ठीक है। ठीक है, राज्य के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सही है। तो राज्य एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है जो आधुनिक युग की देन है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है 95, भारत में संघात्मक प्रणाली का निम्नलिखित में से उद्भव हुआ है। तो भारत में जो संघात्मक प्रणाली का उद्भव हुआ है ये केंद्राभिमुखी शक्तियों द्वारा, मतलब केंद्र इसके मुख में, मतलब ये नहीं केंद्र शक्ति केंद्र की ओर ये झुका हुआ है, संघात्मक है, बट जैसे अमेरिका में संघात्मक है उस तरीके का हमारा नहीं है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां जैसे हमारे यहाँ केंद्र को दी गई है, वहीं अमेरिका में जाओगे तो अवशिष्ट शक्तियां आपको राज्य को दिया गया है। तो हमारा जो संघात्मक है केंद्राभिमुख शक्ति की ओर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसको दी गई है। तो हाईकोर्ट की जो शक्ति दी गई है घटाने और बढ़ाने की, वो संसद के पास है। ये नहीं आप विधान मंडल बोल दोगे, नहीं, इसकी भी शक्ति संसद के पास है। अगला है, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद द्वारा पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। तो किस तरीके, कहाँ से, कैसे, किस तरीके से हटाया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी। अगला राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, एक कानूनी संस्था है, एक गैर संवैधानिक संस्था है, एक स्वयंसेवी संस्था है। तो सबसे पहले ये समझो, अगर संवैधानिक संस्था रहेगी तो इसके लिए आर्टिकल होगा, तो इसमें तो कोई आर्टिकल के थ्रू ये है नहीं, तो ये एक कानूनी संस्था है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, स्थगन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही हो तो सदन के स्थगित करने की शक्ति किसमें निहित है। तो सदन के स्थगित करने की स्थिति संसद के अध्यक्ष के पास है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक क्या है। तो धन्यवाद प्रस्ताव एक यथेष्ट प्रस्ताव है। ठीक है, ये ना एक पूरक है, ना प्रतिस्थापित है, ना सहायक, ये यथेष्ट प्रस्ताव है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने टोटल 100 क्वेश्चन किए जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगामी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो, तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं फर्दर वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।